Hello and welcome to the podcast on lead-acid batteries by Ramesh Natarajan. With industry experience of over 42 years, Ramesh helps battery and battery-related industries with technical inputs and provides solutions to typical problems faced by manufacturers, service personnel, as well as users of batteries and related equipments. Hope you find this podcast useful to your business. Do visit www.rameshnatarajan.in to stay connected. नमस्कार और मेरे पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस कड़ी में मैं बैटरी निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। यह प्रोसेस इतनी महत्वपूर्ण है कि इस प्रोसेस के दौरान जरा सी भी लापरवाही बैटरी की विफलता का कारण बनती है। यहाँ तक कि इस प्रोसेस में गलती के कारण उत्कृष्ट सामग्री के साथ असेंबल्ड बैटरी भी फेल हो जाती है। मैं बैटरी चार्ज करने की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। बैटरी की इनिशियल चार्जिंग सबसे वैज्ञानिक तरीके से की जाने वाली प्रोसेस है। उचित निगरानी के साथ बैटरी को नियंत्रित तरीके से चार्ज करना होगा। बैटरी का कैपेसिटी और लाइफ दोनों ही इस प्रोसेस पर काफ़ी हद तक निर्भर है। वास्तव में अगर ठीक से चार्ज नहीं किया गया तो सबसे अच्छी बैटरी खराब हो सकती है। समझने में आसानी के लिए मैं चार्ज करने की गतिविधि को 3 चरणों में विभाजित करूंगा। चरण 1 है एसिड भरना और रेस्ट पीरियड की अवधि। चरण 2 है बैटरी कनेक्शन और चार्जिंग। और चरण 3 है इंस्पेक्शन और डिस्पैच से पहले इक्वलाइजिंग। चलिए स्टेज 1 से शुरू करते हैं। जब हम एसिड भरने की बात करते हैं तो कृपया ध्यान दें कि भरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एसिड ठंडा होना चाहिए, कम से कम एम्बिएंट टेम्परेचर के करीब या चिल्ड यदि संभव हो तो। इसे ठीक से मिक्स किया जाना चाहिए और स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी की जांच की जानी चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी को परिभाषित आवश्यक तापमान के संदर्भ में सही किया जाना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर करेक्शन करना जरूरी है। गुणवत्ता के संबंध में निश्चित रूप से एसिड को बैटरी ग्रेड होना ही चाहिए। भरने के लिए उपयोग करने से पहले एसिड को हिलाना पड़ता है। कूल एसिड को प्लेटों के शीर्ष के ऊपर एक समान लेवल तक भरा जाना चाहिए, मतलब जो हेड है वो सेपरेटर के ऊपर होना चाहिए। एक बार एसिड भर जाने के बाद बैटरी को आराम करने देना होता है। इस रेस्ट पीरियड के दौरान सेपरेटर्स गीले हो जाते हैं और एसिड प्लेटों के पोर्स में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में एक्सोथर्मिक रिएक्शन से एसिड का तापमान बढ़ जाता है। इस गर्म एसिड को ठंडे करने के लिए रेस्ट पीरियड की आवश्यकता होती है। अनफॉर्म्ड पॉजिटिव्स और अनफॉर्म्ड नेगेटिव प्लेट्स के साथ असेंबल की गई बैटरियों के लिए जरूरी रेस्ट पीरियड आम तौर पर ज़्यादा होता है। ये 10 घंटे से 16 घंटे तक हो सकता है, एम्बिएंट टेम्परेचर पर निर्भर करता है। फॉर्म्ड पॉजिटिव्स और फॉर्म नेगेटिव्स के साथ बनाई गई बैटरी के लिए रेस्ट पीरियड आमतौर पर 10 से 12 घंटे होती है। फॉर्म्ड पॉजिटिव्स और ड्राई चार्ज नेगेटिव प्लेट से बनी बैटरी के लिए रेस्ट पीरियड 2 से 6 घंटे जितने कम हो सकती है। ये रेस्ट पीरियड निश्चित रूप से एम्बिएंट तापमान और भरने वाले एसिड तापमान पर निर्भर करेगी। निर्माता जो भरने के लिए चिल्ड एसिड का उपयोग करते हैं अक्सर रेस्ट पीरियड को काफ़ी कम करने में सफल होते हैं। आगे हम स्टेज 2 पर जाते हैं। जब तक सेल्स में भरा एसिड ठंडा हो जाता है तब तक
ऑपरेटर बैटरी इंटरकनेक्शन कर सकता है। ये नट और बोल्ट या लेड मोल्डेड कनेक्टर वाले केबल के साथ केबल का उपयोग करके किया जाता है। कभी कभी लेड स्टिक्स बैटरी टर्मिनलों से वेल्ड की जाती हैं। हालांकि मैंने इंटरकनेक्शन को चरण 2 में किए गए ऑपरेशन के रूप में माना है, मैंने देखा है कि कुछ निर्माता सेल्स में एसिड भरने से पहले इसे चरण 1 में करना पसंद करते हैं। यह एक्टिविटी निर्माता कभी भी कर सकता है। हालांकि इस स्तर पर कनेक्शनों की मजबूती और पोलैरिटी की शुद्धता के लिए जांच की जानी चाहिए। बैटरी आमतौर पर सीरीज में जुड़ी होती है, हालांकि उन्हें पैरेलल या सीरीज पैरेलल में भी जोड़ा जा सकता है। एक बार जब कनेक्शन हो जाते हैं और रेस्ट पीरियड समाप्त हो जाती है तो एसिड से भरी बैटरी को चार्जर से जोड़ा जा सकता है। इस स्तर पर यह महत्वपूर्ण है कि चार्जर लीड्स की जांच की जाए और सही पोलैरिटी के संबंध में बैटरी टर्मिनलों के साथ इसका चेकिंग किया जाए। अब आउटपुट डीसी वोल्टेज और रेटेड कैपेसिटी के संबंध में बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर की सूटेबिलिटी की जांच करें। कृपया ध्यान दें कि AH इनपुट की एक्टिव मटेरियल्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि केवल रेटेड क्षमता पर। मैं आपको इसे और विस्तार से समझाता हूँ। कभी कभी मैंने ऐसी बैटरी देखी है जिनमें 100 AH क्षमता देने के लिए पर्याप्त एक्टिव मटेरियल होती है, लेकिन बाजार की मजबूरी या कंपटीशन के कारण 120 AH या 150 AH के रूप में रेट की जाती है। निर्माता इनपुट AH के रूप में 6 गुना या 8 गुना रेटेड बैटरी AH क्षमता की शब्दावली का उपयोग करता है। ऐसे मामले में जहां ये रेटेड AH क्षमता वास्तविक AH क्षमता से मेल नहीं खाती है, कम एक्टिव मटेरियल के आधार पर बैटरी गर्म होकर समाप्त हो जाती है। बैटरी के गर्म होने से आंतरिक घटकों का नुकसान होता है। एक बैटरी के मामले की कल्पना करें जो उत्कृष्ट कच्चे माल और घटकों के साथ बनाई गई है और जिसके कारखाना छोड़ने से पहले ट्यूबुलर बैग और सेपरेटर्स डैमेज्ड हो गए हैं। ऐसी बैटरी कारखाने से कमज़ोर कंपोनेंट्स के साथ डिस्पैच होती है। ये बैटरियां संतोषजनक ढंग से कार्य कर सकती है, कैपेसिटी भी देती है, लेकिन डैमेज कंपोनेंट्स रास्ता दे देते हैं और इस प्रकार बैटरी लाइफ अफेक्ट होती है। यानी कि आप रेटेड कैपेसिटी के हिसाब से मत जाइए, आप एक्टिव मटेरियल्स के हिसाब से बैटरी को चार्ज करना चाहिए। AH इनपुट एक्टिव मटेरियल्स पर आधारित होना चाहिए, ना कि केवल रेटेड क्षमता पर। तापमान के संबंध में चार्ज की गई बैटरियों को लगातार निगरानी की जानी चाहिए। चार्ज की गई बैटरियों के इलेक्ट्रोलाइट का तापमान 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए। भरने के लिए ठंडा एसिड का उपयोग करके, वाटर बाथ उपयोग करके या पर्याप्त वेंटिलेशन प्रदान करके हीटिंग अप को नियंत्रित किया जा सकता है। जब बैटरी फुल चार्ज होने के करीब हो और गैसिंग वोल्टेज तक पहुंच जाए तो इलेक्ट्रोलाइट के तापमान की लगातार निगरानी की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए पायलट सेल्स का चयन किया जा सकता है। जैसे ही तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है और आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तापमान में इस वृद्धि को रोकने के लिए चार्जिंग करंट को रोका या कम किया जा सकता है। चार्जिंग के तापमान पहलू की निगरानी और नियंत्रण विशेष रूप से गर्मी के मौसम में गर्म जलवायु वाले देश में बहुत महत्व का एक मांग है। जहां तक चार्ज करंट डेंसिटी का सवाल है, इन्वर्टर और ई रिक्शा या साइकिलिंग बैटरियों के लिए ट्यूबुलर पॉजिटिव प्लेट से बनी बैटरियों को गैसिंग वोल्टेज तक 10 से 12% यानी कि 10 से 12%
बैटरी AH क्षमता के निरंतर करंट का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है। यानी कि आप कंटिन्यूस कांस्टेंट करंट से चार्ज कर सकते हो। इसके बाद चार्जिंग करंट को AH क्षमता के 5% तक कम किया जा सकता है। यदि परिवेश का तापमान के संबंध में तापमान बहुत अधिक नहीं बढ़ता है तो बहुत अधिक इलेक्ट्रोलाइट वाली बैटरी में लगभग AH क्षमता के 15% की हाई स्टार्टिंग करंट बैटरी में फीड की जा सकती है। सामान्यतः AH क्षमता के 5% AH क्षमता के कम चार्ज करंट इनपुट के साथ शुरू करना बेहतर होता है। इसे लगभग 2 से 4 घंटे के लिए फीड किया जा सकता है और उसके बाद गैसिंग वोल्टेज पहुंचने तक अधिकतम करंट डेंसिटी को स्थिर दर पर फीड किया जा सकता है। यानी कि आप कांस्टेंट करंट हाई रेट पे गैसिंग वोल्टेज पहुंचने तक दे सकते हो। गैसिंग वोल्टेज को तब माना जाता है जब व्यक्तिगत सेल को वोल्टेज 2.35 से 2.40 वोल्ट प्रति सेल तक पहुंच जाता है। एक बार जब सेल्स इस गैसिंग वोल्टेज तक पहुंच जाती है तो सेल्स गैसिंग करने लगती है और इसमें डाली गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूरी तरह से केमिकल एनर्जी में परिवर्तित नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा का एक भाग उष्ण ऊर्जा के परिवर्तित होने लगता है। यह अस्वीकार्य है। इस समय चार्ज करंट इनपुट को कम करने की आवश्यकता है। एक डिस्चार्ज साइकिल को फर्स्ट चार्ज साइकिल में शामिल किया जाना चाहिए। ये विशेष रूप से अनफॉर्म पॉजिटिव्स और अनफॉर्म नेगेटिव प्लेटों से बनी बैटरी के लिए किया जाना है। यह डिस्चार्ज पूर्ण डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। ये C3 या C5 दर पर किया जा सकता है। डिस्चार्ज को 60 से 80% DOD यानी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज पर रोका जा सकता है। डिस्पैच से पहले बैटरी को इक्वलाइज करने के लिए रिचार्ज किया जाना चाहिए। इक्वलाइजेशन चार्ज के दौरान स्पेसिफिक ग्रेविटी को एडजस्ट करें। इस समय टेम्परेचर करेक्शन करने का ध्यान रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ई रिक्शा बैटरियों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है जो साइक्लिंग बैटरियां हैं। इन्वर्टर बैटरी के मामले में जिसमें आपको 1240 एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फाइनल स्पेसिफिक ग्रेविटी की आवश्यकता होती है, यदि मापा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी 1240 है जिसे आपने 46 डिग्री सेंटीग्रेड में मापा है तो आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1229 पर 1229 पर एडजस्ट करने की आवश्यकता है। इसी तरह यदि कोई अन्य सेल 39 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर 1240 दिखाता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1234 पर एडजस्ट करें। आपको मेरी किताब बैटरी डीमिस्टिफाइड फॉर सर्विस इंजीनियर्स में दिखाए गए चार्ट के समान एक तैयार संदर्भ चार्ट की आवश्यकता होगी। यह पुस्तक अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। कृपया ध्यान दें कि सेल्स के इनिशियल फिलिंग के दौरान भी एसिड स्पेसिफिक ग्रेविटी के संबंध में पर्याप्त देखभाल की आवश्यकता है। आपको टेम्परेचर करेक्शन करना होगा। यदि आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1180 स्पेसिफिक ग्रेविटी का एसिड भरना है लेकिन उपलब्ध स्पेसिफिक ग्रेविटी के एसिड 37 डिग्री सेंटीग्रेड के हैं तो मापा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी 1175 होना चाहिए जो 1180 के 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और 1180 अगर आपको चाहिए तो आपको 1175 मेजर करके भरना है क्योंकि 37 डिग्री एट 1175 इज इक्वल टू 1180 एट 30 डिग्रीज। यदि आपको 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1210 स्पेसिफिक ग्रेविटी का एसिड भरना है लेकिन उपलब्ध एसिड तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मापा गया स्पेसिफिक ग्रेविटी 1203 होना चाहिए जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1210 के बराबर है। दूसरी ओर यदि आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1210 स्पेसिफिक ग्रेविटी के एसिड को भरने की आवश्यकता है लेकिन उपलब्ध एसिड तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड है
तो मापा हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1223 होना चाहिए, जो कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1210 के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि मैंने बैटरी की प्रारंभिक चार्जिंग के संबंध में विभिन्न बिंदुओं को स्पष्ट कर दिया है और इस एपिसोड से संबंधित आपकी टिप्पणियां और सुझावों के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Please do visit www.rameshnatrajan.in. Keep yourself updated about our new releases by hitting the subscribe button.